बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल इस बात के साथ जुड़ा है, या पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इस बात के साथ जुड़ा है कि कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती। वैसे तो कादी फ़ायद ईसा साहब के पास कुछ 100 कुछ दिन रह गए हैं, 100 दिन और एक आधा हफ्ता ऊपर है, इतने दिन कादी साहब के पास बाकी हैं। लेकिन अगर उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है तो फिर बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रास्ते में कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो कादी साहब का इंसाफ है, जो तहरीक-ए-इंसाफ के बकौल उनको सही तरह नहीं मिलता। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में मिसालें हैं कि यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हुआ। बल्ले का निशान उसकी एक अलामत है, 8 फरवरी का इलेक्शन एक और है, जिस तरह के बेंचेस वो बनाते हैं वो एक और है। इमरान खान से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिलेटेड इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, इन तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड है, इन तमाम चीज़ों में कादी फ़ायद ईसा साहब का जो भी मौक़िफ़ रहा, उनकी कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला। अब पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या आने वाला फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कादी फ़ायद ईसा साहब को 3.5 महीनों के बाद रिटायर हो जाएंगे या फिर कादी फ़ायद ईसा साहब अगले चंद सालों के लिए भी पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और इस बात का फैसला ये मखसूस नशिस्तों वाला केस करेगा जिसकी सरबराही खुद काजी फ़ायद ईसा साहब कर रहे हैं। अब इसमें 13 रुकनी बेंच है, फुल कोर्ट इसमें बिठाया गया था और इसमें यह आखिरी दिन था, फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला एक आधे दिन में आ जाएगा और किसी वक्त भी ये फैसला अनाउंस हो सकता है। इसमें जो आखिरी दिन था आज का, इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने और फैसल सिद्दीकी साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ रखा। और आज फैसल सिद्दीकी साहब ने तो बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा लंबा छक्का मारा है और आज वो अदालत में वो रिकॉर्ड लेकर आ गए कि जो बाकी कोई सवालात अगर जजेस के दिमाग में बच गए थे तो वो भी फारिग हो गए। हुआ ये कि सलमान अकरम राजा अपने कागजात नामजदगी साथ ले आए और चीज़ें एकदम बदल गईं। इलेक्शन कमीशन ने जो भी मौक़िफ़ अदालत में पेश किया उसकी धज्जियां उड़ा दी सलमान अकरम राजा साहब के आज के मौक़िफ़ ने और पेश किए गए सबूतों ने। और ये जो मुकम्मल रिकॉर्ड है ये वो लेकर आए थे, अदालत को उन्होंने दिया भी। अब इलेक्शन कमीशन जब बहुत बुरी तरह फंस गया तो जो ऑब्जर्वेशन है पहले आप वो सुन लीजिए कि वहाँ पे कादी फ़ायद ईसा साहब बार बार सलमान अकरम राजा साहब को कहते रहे आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर फंस रहा था। फिर साथी जजेस ने जो है वो काफ़ी परेशान थे, साथी जजेस के आगे क्यों बढ़े, ये तो बड़ा अहम तरीन नुक्ता है, इस नुक्ते के ऊपर तो बात होनी चाहिए। हमारे सामने केस जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, हर चीज़ खुलकर हमारे सामने आ रही है, तो कादी साहब आगे क्यों बढ़ रहे हैं, यहाँ रुकना चाहिए। फिर जजेस ने मुदाखलत की और फिर सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी मुश्किल से मौका मिला कि वो अपनी बात कहें। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का डिक्लेरेशन ही नहीं दिया। इस झूठ को आखिरी दिन में सलमान अकरम राजा साहब ने एक्सपोज कर दिया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्होंने एक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, उन्होंने मुख्तलिफ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। उसकी वजह यह थी कि हमें पता चल रहा था कि हमसे बल्ले का निशान छीना जा रहा है, हमें पता चल रहा था कि हमारी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो फिर हमने मल्टीपल कागज जमा कराए, हर उम्मीदवार ने एक कागज जमा नहीं कराए, एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए, क्योंकि हम जानते थे कि तहरीक-ए-इंसाफ को बाहर किया जाएगा। तो सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने अपने कागजात से साबित किया कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का डिक्लेरेशन जमा करवाया गया। और उसके बाद जब हमसे बल्ले का निशान छीन लिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा अब आपके पास तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो फिर हमने जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती का डिक्लेरेशन जमा करवाया कि बल्ले का निशान नहीं है तो चलो एक सिंबल होना चाहिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी के पास। तो वो एक सिंबल के लिए बल्लेबाज का निशान इनके पास आ गया, यानी बैट्समैन आ गया। पहले खाली बैट था, अब बैट्समैन आ गया। और वो जो पार्टी है वो पार्टी थी अख्तर इकबाल डार साहब की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती। उस पार्टी के साथ इन्होंने बातचीत की, बल्लेबाज का निशान लिया और कागजात जमा करवाने के लिए वो डिक्लेरेशन दिया, जनाब सर्टिफिकेट दिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती के, जनाब हम इसका हिस्सा है। अच्छा, अभी जब जैसे ये किया वैसे इलेक्शन कमीशन मीटिंग करने बैठ गया और इलेक्शन कमीशन ने जल्दी एक फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो उम्मीदवार एक पॉलिटिकल पार्टी के कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हों और डिक्लेयर कर चुके हों कि उनका ताल्लुक एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है, वो बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नाम का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवा सकते।
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा। यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंस गया क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये अपना डिक्लेरेशन जमा करवा चुके हैं। देखिए, अगर वो ये ना मानते तो वो ये फैसला ना करते। अच्छा, उनको ये फैसला इसलिए करना पड़ा कि उस वक्त तक जो अख्तर इकबाल डार साहब है वो काबू नहीं आए थे। फिर जैसे ही अख्तर इकबाल डार साहब काबू आए और उनको जो है वो रिमोट कंट्रोल से चलाया गया, तो उन्होंने आकर इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विड्रॉ कर लिया कि जी मेरा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैंने नहीं दिया किसी को टिकट, और वो दौड़ गए। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का तो तहरीरी तौर पे वो आ चुका था डॉक्यूमेंट, वो भी जमा करवा दिया सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत में। उन्होंने बताया, देखिए इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि ये सारे पीटीआई के लोग हैं, ये नजरियाती में जा ही नहीं सकते। तो जब हम पीटीआई के लोग हैं, इलेक्शन कमीशन मान रहा है, तो फिर तो हम नजरियाती में जा नहीं सकते, ये उन्होंने कहा। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास हमने कागजात जमा ही नहीं करवाए पीटीआई के, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है क्योंकि आपने जमा करवाए थे पीटीआई के कागजात, लिहाजा आप दूसरी जमात के जमा नहीं करवा सकते। तो ये मामला तो उन्होंने पकड़ लिया गिच्ची से सलमान अकरम राजा साहब ने। फिर डार साहब वाला इशू हो गया, वो आए, उन्होंने आके सारा मामला ही दूसरी तरफ कर दिया। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब को ले लेना आप। चले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेरेशन जमा करवाया था, लेकिन बाद में जो बल्लेबाज का निशान है उनको नहीं मिला, तो उनको घोड़े का निशान तो मिल जाता ना, उनकी अपनी पार्टी तो मौजूद थी, उनको भी नहीं मिला। इसी वजह से नहीं मिला कि क्योंकि आपने अपनी पार्टी का पीटीआई का जमा करवाया हुआ है, तो अब आपको अपनी पार्टी का निशान भी नहीं मिलेगा, आप भी आजाद उम्मीदवार होंगे। तो उनको भी आजाद उम्मीदवार कर दिया और उनको अजीबोगरीब निशान दे दिया। तो इस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ी मजबूती से अपना केस पेश किया। काजी साहब खासे तजब्जुब में रहे, बहुत परेशानी में रहे, लेकिन इसके बावजूद ये मामला अब तकरीबन एक साइड पे लग चुका है। जजेस की अक्सरियत अपनी राय दे चुकी है अदालत के अंदर। देखें, जो अदालत का माहौल है, जो अदालत के रिमार्क्स हैं, जो अदालत में चीज़ें सुनी गई, देखी गई, बताई गई, उनके मुताबिक तो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहा है। ज़्यादा जजेस की राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। काजी फायद ईसा साहब का मौक़िफ़ बेशक अलग है, लेकिन उनके मौक़िफ़ के साथ कम जजेस खड़े हैं। अब फैसला महफूज है और अल्लाह ताला करे कि फैसला महफूज ही रहे, गैर महफूज ना हो जाए। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक बड़ी अहम बात आज उठाई और ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है, आईनी इदारा है, लेकिन वो इस केस को ऐसे लड़ रहा है जैसे वो एक मुखालिफ पार्टी है। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारी मुखालिफ पार्टी बन के आ गए हैं। अब गौर कीजिए ना, इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, उन्होंने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे देगी, लेकिन वो इतना तिलमिला रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं जैसे कोई चीज़ उनसे छिन रही है। वो इस मुकदमे को दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, एक आईनी मामला समझ के नहीं लड़ रहे। लिहाजा ये ऑब्जर्वेशन भी आज बताती है कि जजेस का मूड क्या है और जैसे इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है वो सब आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जजेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धोखा दिया, या जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के सामने रखी वो हक़ाइक़ के बरक्स थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। अतर बिन अल्लाह साहब ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि यानी उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम हो गया है। उनका आईनी किरदार है पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने बाहर फेंका और साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में वो करवाने में नाकाम रहा, जो उनका एक आईनी किरदार था। अब इस वक्त जिन जजेस के बारे में लोग राय दे रहे हैं, जस्टिस याजा अफरीदी खासे डिस्टर्ब थे, वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस अतर मुल्ला साहब हैं, जस्टिस मंदुखेल साहब हैं, जस्टिस रिजवी साहब हैं। अब ये जो 7-8 जजेस हैं, ये किस तरीके से काजी फायद ईसा साहब अपने हक में फ़ैसला करवा सकेंगे या ऐसा फ़ैसला करवा सकेंगे जिसमें बाद में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाए। और वज़ीर कानून के बकौल वो चाहते थे कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिले, तो क्या ये मुमकिन होगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसको हम देखते हैं। इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक नया मनसूबा बनाया गया है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, क्योंकि इद्दत वाले केस में अब इमरान खान साहब फारिग होने जा रहे हैं। इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब का ये केस जो है ये उड़ जाएगा ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा इमरान खान साहब पे कोई नया मुकदमा नहीं बनाया गया था उनको जेल में रखने के लिए जब तक इद्दत वाला केस स्टैंड कर रहा था। मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे ही इद्दत वाला केस खत्म होने लगेगा ये दूसरे मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने का मनसूबा बनाएंगे। तोशाखाना का वैसे ही मजाक बन गया है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तोशाखाना मजाक बन गया है, साइफर मजाक बन गया है, तो उन केसेस में तो ये नहीं कर पाएंगे।
इद्दत के ऊपर पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, उस पर भी नहीं कर पाएंगे, तो अब करेंगे क्या? अब 9 मई के अंदर इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश करेंगे और उसका आगाज हो गया है। शाकिर महमूद साहब लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके ये सारी प्रोसीडिंग देखी भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानतों पर फैसला उन्होंने सुना दिया ATC अदालत ने, और इमरान खान की तीनों मुकदमात में जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं। अच्छा, अदालत ने इमरान खान की जिना हाउस मुकदमे में जमानत मुस्तरद की, शादमान थाना में इमरान खान की जमानत मुस्तरद की और 2 जमानतें वहां पे भी मुस्तरद कर दी। इस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। मज़े की बात यह है कि यह मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा ना, तो फिर इनको एक और नया केस बनाना पड़ेगा। वजह यह है कि जब 9 मई हुआ तो इमरान खान साहब तो अंदर थे, वो तो गिरफ्तार थे, उनको तो पकड़ लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी पे तो रद्दमल आया था और फिर चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और वो गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी करार दिया गया था। तो ये मामला अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब को अंदर रखने का बंदोबस्त किया गया। खैबर मानिका साहब नाजरीन चले गए थे क्योंकि फैसला सुनाना है अदालत ने बहुत जल्दी, क्योंकि 1 महीने का वक्त अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया था कि 1 महीने में फैसला सुनाए इद्दत में निकाह वाले केस का, क्योंकि कई महीनों से लटकाया हुआ है और जिस दिन जज ने फैसला देना था उस दिन जज साहब निकल लिए और अब दूसरे जज को दिया गया, मजूका साहब को, और उन्हें कहा गया जी आप 1 महीने में सुनाएं। अब 1 महीने में लगता है कि फैसला इमरान खान साहब के हक में आएगा। तो खैबर मानिका साहब ने कहा जी मैं तो ईरान जाना चाह रहा हूँ ज़ियारतों पे, लिहाजा मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए, 1 महीने की छुट्टी कर दें इस केस में और उसके बाद ये बाद में फैसला कर दें। और इसकी जो शर्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि इसको 1 महीने के अंदर करना, उसको ख़त्म कर दें। तो फिर ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई। खैबर मानिका साहब की बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं मानी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए खैबर मानिका की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करते हुए सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का अपना हुक्म जो है वो बरकरार रखा। तो अदालती हुक्म के मुताबिक 12 जुलाई तक फैसला जो है वो आएगा। इस मामले पे 2-3 दिन रह गए हैं, तो 3-4 दिनों में ये फैसला आपके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इद्दत में इमरान खान साहब फारिग, किसी और केस के अंदर फिर उनको जेल में रखने का बंदोबस्त इमरान खान साहब को किया जाएगा। अब आप ये देखें कि खैबर मानिका साहब वहां से निकलते हैं अदालत से नाकाम होकर और पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर लाइव चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको बिठाया जाता है प्रोटोकॉल के साथ। शुक्र है PID में ले जाके नहीं बिठा दिया, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन ने उसको कट ही नहीं किया, यानी उसको हटाया ही नहीं। सारे टीवी चैनल लगातार दिखा रहे थे खैबर मानिका साहब को, और वो निजी जिंदगी, यानी वो कीचड़, वो गंद जो अदालतों के अंदर चंद लोगों ने सुना, उसको लाकर वो पूरे पाकिस्तान को सुना रहे थे। और ऐसे बेशरम और ढीठ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं और पैमरा है कि उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं कहा कि इसको हटा दें। खवातीन टीवी देख रही हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, फैमिलीज टीवी देख रही हैं और उसके ऊपर खैबर मानिका साहब निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल के ऊपर। ये कितनी मायूब और घटिया हरकत है। यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख का अब तक का जो सबसे घटिया मुकदमा बनाया गया है वो इद्दत में निकाह वाला केस है, जो केस अभी उड़ने वाला है, फारिग होने वाला है। इमरान खान साहब इसमें, मुझे आइडिया है, इंसाफ हुआ तो सुरखरू हो जाएंगे। वो मामला ये है कि इद्दत वाले ऐसे घटिया केस के अंदर अदालत के अंदर तो आपने गंद मारा सो मारा, अब उसको उठाकर लाकर पाकिस्तान के मीडिया पे बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलवा भी रहे और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। ना ये शख्स साबिक वज़ीर आज़म है, ना ये शख्स साबिक सदर है, ना ये शख्स कभी कोई वजीर रहा, कोई इतना बड़ा इसका पोर्टफोलियो भी नहीं है और कंटिन्यूसली इसको दिखाया जा रहा है लगातार सारे टीवी चैनल्स पे। तो टीवी चैनल वालों से कुछ हमारे दोस्तों ने बात की, तारिक मतीन साहब ने भी की, उन्होंने लिखा भी बल्कि कि 2-3 लोगों से बात हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुक्म आया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है, सारी दिखानी है। तो पूछा जी हुक्म हुकूमत की जानिब से आया, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। तो फिर ये जो हुक्म आया है, ऐसे अहकामात की वजह से पाकिस्तान की सियासत गटर बनती जा रही है और ये गटर आप बनता हुआ देख भी रहे हैं। एक और बड़ा फैसला किया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसने, और ये एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। यानी हुकूमत ने ISI को शहरियों के फ़ोन कॉल सुनने और उनको ट्रेस करने की इजाज़त दे दी है। ये ऑफिशियल इजाज़त है। अब इससे पहले जितनी भी कॉल जो है वो लीक हो जाती थी या लीक की जाती थी या सुनी जाती थी या रिकॉर्ड की जाती थी, ये कानूनी नहीं था। अब कानूनी जवाज़ मौजूद है और मौजूदा हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार दे दिया। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी है।
समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया है, किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया है। मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज ने बड़ा रोला डाला हुआ था जब उनकी ऑडियो पे ऑडियो लीक हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी ऑडियो लीक कैसे होती है, ये कौन लीक करते हैं, वो कौन लोग हैं जो ये करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े गिले और बड़े शिकवे किए थे। तो अब खुद ही यानी जो बातें इन्होंने की हैं ना, उन सब का उलट ये खुद कह रहे हैं। और मुझे बड़ा, मैं इंजॉय करता हूँ इस बात को जब ये कहती थी कि वो तरीका मुझे भी आता है, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें जूते साफ करने पड़ते हैं। बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट था। तो एग्जैक्टली उस तरीके के ऊपर बेहतरीन और शानदार अंदाज में ये बाप बेटी और पूरा ख़ानदान मिलकर चल रहे हैं। और इनको मुबारक हो इस तरह का इक़्तिदार, जिस तरह के इक़्तिदार का तरीका सिर्फ इनको ही आता है, इतने अच्छे तरीके से और किसी को नहीं आता। बहरहाल उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम जेल जाएंगे। उनका कहना था कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत की तरफ से SRO 1005 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 का। इस नोटिफिकेशन में ISI को कौमी सलामती को जवाब बनाकर किसी भी शख्स की फ़ोन पर गुफ्तगू को टेप करने का इख्तियार दे दिया गया है। उनका कहना था कि एक फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टेपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर अमली तौर पर अपनी शारक काट दी है। ये SRO वो आला होगा जिसे ISI बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज समेत तमाम सियासतदानों और मीडिया से वाबस्ता अफराद को ब्लैकमेल और मगलूब करने के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा, मैं अपने वकील डॉक्टर बाबर अवान के ज़रिए से अदालत में इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को चैलेंज करूंगा। ये SRO गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। नाज़रीन, कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे, वो इसलिए कि वीलॉग का टाइम ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।